हम जनता की मदद से उन संभावित पीड़ितों की पहचान करना चाहते हैं जो हमारे अनुसार एक खतरनाक और दूर तक फैले रोमांस घोटाले का शिकार हुए हो सकते हैं। ये प्राइम क्राइम का एक बहुत ही असामान्य एपिसोड है क्योंकि हमें FBI द्वारा एक चल रही जांच में भाग लेने के लिए कहा गया है जो कि बेहद दुर्लभ है। लेकिन ये मामला इतना असाधारण है कि वे आपसे इस कथित अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मदद मांग रहे हैं। संघीय अधिकारियों का कहना है कि 43 वर्षीय ऑरोरा फेल्प्स, जो लास वेगस से हैं, ने बुजुर्ग पुरुषों को निशाना बनाया और उन्हें खतरनाक मात्रा में शांतिदायक दवाएं दी। इसके बाद वह जो भी चुरा सकती थी चुरा लेती थी। ऑरोरा फेल्प्स पर एक अंतर्राष्ट्रीय डेटिंग योजना चलाने का आरोप है जो घातक साबित हुई। मुझे नहीं लगता कि इसे बयान करने का इससे बेहतर तरीका है कि ये एक रोमांस घोटाला है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। मेरा मतलब है सच में ऐसा ही है। जब उसे उसकी चाही संपत्ति मिली, हमें लगता है उसने इनमें से कुछ को मार डाला। कहा जा सकता है कि वो सीरियल किलर है। अब तक FBI को 11 पीड़ितों की जानकारी है, लेकिन और भी हो सकते हैं। वो सच में एक बेमिसाल शिकारी है। उसने इन आदमियों के साथ जो किया, जैसे उसने उन्हें ठगा, जैसे उसने उन्हें फंसाया, जैसे उसने उन्हें बहकाया। 44 साल की क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे पिता जॉन वीन्स एक अद्भुत और प्रतिभाशाली सज्जन थे जो अपने करियर के ज़्यादातर समय एक इंजीनियर रहे। उन्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हमने पुलिस को बुलाया ताकि वे उनका हालचाल ले सकें, और जब वे अंदर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे जगह को जल्दी में छोड़ दिया गया हो। तभी मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हमें ऑरोरा फेल्प्स के बारे में 2022 में पता चला था। लास वेगस में एक सज्जन की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मुझे लगता है कि यही वजह है कि ये मामला इतना दिलचस्प है, क्योंकि ये बस एक साधारण गुमशुदगी के मामले के रूप में शुरू हुआ था और अब जो कुछ भी है उसमें बदल गया। ऑरोरा फेल्प्स की पहली कथित पीड़ित FBI के रेडार पर जॉन वीन्स थे, जिनके बेटे माइक ने उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट की थी। कुछ चीजें थीं जो बस मेल नहीं खा रही थी। पड़ोसी वहां सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और उन्होंने कुछ दिनों से उनकी कार वहां नहीं देखी थी और उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता भौंक रहा था। वो कभी भी अपने कुत्ते को एक रात के लिए भी बिना किसी की देखभाल के नहीं छोड़ते थे। तो हाँ, ये बहुत चिंता की बात थी। तो 2 हफ्तों के अंदर मैं लास वेगस गया। मैं घर के अंदर गया और आप जानते हैं, हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी मेज़ पर पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का एक ढेर था और उसका लैपटॉप भी मेज़ पर था। मैं लैपटॉप अपने साथ घर ले गया और उसमें घुसने में कामयाब रहा और उसकी ईमेल एक्सेस कर सका, जिसमें पहले से ही तरह तरह की अजीब खरीदारी हो रही थी। परिवार ने ये फर्जी खर्चे और डियोर और दूसरी चीजों की खरीदारी देखी, जैसे अरे मेरे पिता तो ये चीजें कभी नहीं खरीदेंगे। लास वेगस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। उसने मुझे कॉल कर कहा, जैक, मेरे पास एक केस है। मैंने इसके लिए जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ कर लिया है। क्या आप मदद कर सकते हैं? तभी मुझे अंदेशा हुआ कि कुछ और भी है। दिसंबर 2022 के आसपास हमने एक जांच शुरू की थी। उस समय भी हमें उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगा। माइक वीएन से बात करते हुए एजेंट्स को एक सुराग मिलता है जो जॉन ने खुद अपने परिवार को बताया था। उसने कहा वो अकेलेपन से तंग आ चुका था और फिर वो किसी को ढूंढना चाहता था। मुझे लगा उसे डेटिंग में परेशानी थी और हम चिंतित थे कि वो लोगों से मिलने के लिए ऐप्स इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसने परिवार को बताया था
कि डेटिंग ऐप पर मिली एक महिला के साथ उसकी डेट है। परिवार ने कहा वह बहुत उत्साहित था और फिर उसने अरोरा से एक स्थानीय रेस्टोरेंट में मुलाकात की। जांचकर्ताओं के पास सिर्फ अरोरा फेल्प्स का नाम है, इसलिए वे पता लगाते हैं कि वो कौन है और क्या उसका जॉन की गुमशुदगी से कोई संबंध है। अरोरा 44 साल की है। वो असल में कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी परवरिश ग्वाडलहारा मैक्सिको में हुई और वो वहीं अपने परिवार के साथ रहती थी। और जवानी के शुरुआती दिनों में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी, अरकानसस में। यहां उसकी शादी हुई थी और बाद में उसका तलाक हो गया। वो लास वेगस चली गई और फिर से शादी कर ली। वो यहां लास वेगस में अपने नए पति के साथ रह रही थी। उनकी एक बेटी थी और वे डाउनटाउन के पास एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। ऐसा लगता है कि अरोरा अपना ब्रांड एक तरह की इन्फ्लुएंसर के रूप में बोरियाज नाम से बना रही थी। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसिंग एक ट्रेंड बन गया, मैं सोशल मीडिया पर देख सकता था उसके कुछ अकाउंट्स थे जहां वो महंगे सामान के साथ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती थी, जहां वह उदाहरण के लिए एक महंगा पर्स अनबॉक्स करती थी और उसे दिखाती थी। मुझे लगता है उसे उस एहसास का मजा आता था। अरे देखो देखो मेरे पास क्या है, देखो ये खूबसूरत चीज, ये महंगी चीज जो मेरे पास है, और खुद को अहम महसूस कराने वाली वो लाइमलाइट भी। मुझे लगता है उस पल में वो खुद को सुपरस्टार जैसा महसूस कर रही थी, जैसे वो दुनिया के शिखर पर है, उसे लोगों से ध्यान मिल रहा है, वो सोशल मीडिया पर है, वो हमें ये महंगे गिफ्ट्स दिखा रही है जो उसने खुद के लिए खरीदे हैं। वो लॉटरी जीतने जैसा है। शायद इसी कारण जॉन वीन के क्रेडिट कार्डों पर अचानक डियोर की खरीदारी दिखी। खरीदारी की जा रही थी और सामान सीधे उसके घर, अरोरा के घर भेजा जा रहा था। जांच के दौरान एजेंट्स को पता चलता है कि अरोरा ने सोशल मीडिया पर कई अलग अलग निकनेम या छद्म नामों का इस्तेमाल किया था। एक नाम अरोरा फेल्प्स है, अरोरा अल्वारेज, अरोरा फ्लोरेस, वेलास्को, और फिर उसके सोशल मीडिया पर निकनेम्स होते थे जैसे सिसी, बोरेस, बोरी, लॉरा, हर तरह के निकनेम्स। हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक लापता व्यक्ति से कुछ ज्यादा हो सकता है, जिससे हमारी जांच के दरवाजे खुल गए और हमें यह समझ में आया कि यहाँ सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, बल्कि संभवतः एक मृत पीड़ित है, और यह भी हो सकता है कि वहां और भी पीड़ित हो। जब जांचकर्ता जॉन वीन की कहानी की तह तक पहुंचते हैं, जो वे जानेंगे वो लगभग अकल्पनीय है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल वे रिवाइंड करते हैं और अरोरा फेल्प्स की कहानी की शुरुआत तक चले जाते हैं। जब हम किसी जांच की शुरुआत करते हैं तो अक्सर ये पीछे जाकर शुरू होती है, यानी अरे उसने कहां से शुरुआत की, वो कहां से आई थी, और संभवतः उसने क्या किया, वो पहले कहां थी। अक्सर केस तब बढ़ते हैं जब हम अतीत में देखते हैं कि वे कहां थे और क्या किया था। आर्कनसॉस का यह सुंदर ऐतिहासिक शहर वही जगह लगता है जहां अरोरा की कथित आपराधिक गतिविधियां शुरू हुई थीं। उनका पहला दर्ज पीड़ित उनका खुद का पहला पति अलेजांद्रो अल्वारेस था। उनका तलाक हो गया था और जब उन्हें उनके 3 बच्चों की कस्टडी मिली, उन्होंने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने अलेजांद्रो अल्वारेस के खिलाफ हो गईं और मेक्सिको में भाई अब्राहम को बेरहमी से गाइड करने लगी। कैसे एक फोन कॉल को फर्जी नंबर से आता दिखाना है जिससे ऐसा लगे कि वो अलेजांद्रो के फोन से आ रही है, उसे धमकी दे रही है और उसे धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज भेजने के तरीके सिखा रही है। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे उसके पास थे और वो अपने बच्चों को अपने साथ चाहती थी। तो दुर्व्यवहार का आरोप, बच्चों की कस्टडी की लड़ाई में ऐसा आरोप उस लक्ष्य को हासिल करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। पुलिस को उसके घोटाले का शक हो गया। बच्चों को लौटाने के बजाय उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इसके बाद अरोरा शायद शहर छोड़कर लास वेगस चली गई और वहां बस गई। अरोरा बैंड्स में थी और बार्स में गाना गाती थी। एक समय पर वह एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, एक और समय पर वह लास वेगस में टाइम शेयर बेच रही थी। लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास कोई स्थायी आमदनी का स्रोत या स्थायी नौकरी थी।
अब ऑरोरा शुरू में लास वेगस में अपने दोस्तों के साथ रहती थी, जिसमें उसका पूर्व रूममेट सर्जियो हेरेरा भी शामिल था, और वो इसे कम से कम कहें तो एक उथल पुथल भरा समय मानता है। तो हम लगभग 1.5 साल तक साथ रहे। कभी कभी ये बहुत अजीब होता था, पता है, जैसे उसकी सोच या बर्ताव 3 मिनट में ही बदल जाता था और वो बहुत पागल सी हो जाती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी साथ रहने आ गया था, समझ रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि वो उसे लेकर क्यों आ गई थी। हमारी थोड़ी लड़ाई हुई जिससे मैं खुश नहीं था, इसलिए मैंने कहा, पता है क्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाना होगा। और मैं काम पर गया और जब मैं वापस आया उसने दरवाजे का ताला बदल दिया, तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि समझ रहे हो, मैं किराया देता हूँ। वही आखिरी बार था जब मैंने ऑरोरा को देखा। सुना है वो प्रेग्नेंट है और आखिरकार उसने उससे शादी कर ली। पता चला कि एक कॉमन दोस्त ने सर्जियो को ऑरोरा के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। ब्लैंका जिमेनेज बचपन से ही ऑरोरा को जानती थी और सालों तक वे दोनों काफी करीबी रहीं। ब्लैकी ने बताया कि उसकी दोस्त ने फोन करके कहा, ऑरोरा से सावधान रहना, तुम जानती हो वो पागल है। ऑरोरा अपने नए पति और अपनी नन्ही बेटी के साथ लास वेगस में बस गई, लेकिन पता चला कि वो कुछ समय के लिए वापस अरकानसास चली गई थी, और ऐसा लगता है कि इसी दौरान उसने लोगों को उनके पैसों के लिए निशाना बनाने का अपना कथित तरीका विकसित करना शुरू किया। बस इस बार उसका निशाना कोई आदमी नहीं था। उसने अरकानसास में एक महिला दोस्त के साथ शुरुआत की। उस घटना से पहले वे लगभग 3 साल से दोस्त थीं। मुझे लगता है कि ये बस एक ऐसा मौका था जिसे जल्दी से सेट किया जा सकता था ताकि कुछ पैसे हासिल किए जा सकें। उसने उस महिला से एक होटल के कमरे में मुलाकात की थी और संभवतः उसे नशा भी दिया था। हमें पता चला कि उसने वास्तव में अपनी ही दोस्त को नशा दिया था ताकि उसकी पहचान चुरा सके और उसके कुछ पैसे चुरा सके। महिला होटल के कमरे में अकेली होश में आई तो देखा बटुआ गायब था और क्रेडिट कार्ड पर खर्चे हुए थे। अब सौभाग्य से इस मामले में वो महिला मरी नहीं, लेकिन फिर भी इसने एक तरह से ये सवाल खड़ा कर दिया कि उसने और क्या क्या किया है, वो कहां कहां गई है और वहां बाहर और कितने पीड़ित हैं, चाहे वे जिंदा हो या मर चुके हों। क्या ये ऑरोरा का टेस्ट केस था? क्या इस छोटे घोटाले से उसने समझा कि बड़े शिकार भी फंस सकते हैं? वो डेटिंग की दुनिया में कदम रखने लगी और आप जानते हैं, रोमांस स्कैम्स का इस्तेमाल करने लगी ताकि ऐसे सज्जनों को फंसा सके जिनके पास उसकी पुरानी दोस्त से कहीं ज्यादा पैसा था। मुझे लगता है तभी उसे एहसास हुआ कि इसमें बहुत कुछ है। ऐसे शिकारों को निशाना बनाकर मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। खैर, उसने ये अपराध करने के तरीके में और भी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। हर एक स्कैम के साथ कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, ये उसने सीख लिया। वो कितनी बार ऐसा करके बच निकल सकती थी और कितने समय तक ऐसा कर सकती थी। और आप जानते हैं, मैं एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा कितना पैसा निकाल सकती हूँ और मैं इसे और कैसे बढ़ा सकती हूँ। उसने गुल्लक ढूंढ ली थी। ये वो आदमी थे जिनकी नियमित आमदनी थी, या तो बड़ी बचत थी या पेंशन, कुछ मामलों में सोशल सिक्योरिटी भी थी, और उसे पता था कि इसका फायदा कैसे उठाना है। और जैसे जैसे हमें ऐसे सबूत मिलने लगे जो इस एक शिकार को कई और शिकारों से जोड़ते थे, और ये लगातार बढ़ता गया, जैसे वाह, यह कुछ ऐसा चल रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी योजना डेटिंग वेबसाइट्स पर काफी सरल थी, जैसे कि वो एक प्रोफाइल पोस्ट करती थी जिसमें आमतौर पर यह दिखाया जाता था कि उसे उम्रदराज पुरुषों में दिलचस्पी है। उसने अपनी फोटो लगाई थी जिससे वहां मौजूद कोई भी अकेला सज्जन सोचता कि कम उम्र की महिला डेटिंग में रुचि रखती है। ये आम बात है। मैं बटन दबाऊंगा और देखूंगा वो जवाब देती है या नहीं। अगर जल्दी जवाब मिला तो हैरानी नहीं होगी। उससे खुद को उम्रदराज पुरुषों के लिए आकर्षित बना लिया था और वो बहुत खुश मिजाज लग रही थी। उसमें कुछ भी परेशान या शक में डालने वाला नहीं था, खासकर ऑनलाइन डेटिंग करने वालों के लिए। जब आप उसकी प्रोफाइल देखते तो आपको उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। लोग उसे मिलनसार, विनम्र और आकर्षक मानते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी उस इंसान की कल्पना और उसकी जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। उसके पास अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्सों को ऑन और ऑफ करने की क्षमता है। ऐसा लगता है जैसे उस एक इंसान के अंदर 10 अलग अलग लोग हों। ऑरोरा की पोस्ट पर सबसे पहले जवाब देने वालों में से एक आदमी लास वेगस के पास रहता था, और ये जॉन वीन्स से करीब 1.5 साल पहले की बात है। उसका फिल्मी करियर लंबा था, उसने हॉलीवुड में भी काम किया, और जब ये सब हुआ
तब वो रिटायर हो चुका था, अच्छा कर रहा था, अपनी 60 की उम्र में जिंदगी का मजा ले रहा था। और मुझे लगता है कि वो बस किसी के साथ यूं ही डेट करने के लिए किसी की तलाश में था और किसी से मिलने के लिए डेटिंग वेबसाइट्स पर गया, और तभी उसकी मुलाकात ऑरोरा फेल्प्स से हुई। असल में उन्होंने एक तरह का डेटिंग रिलेशनशिप शुरू कर दिया था। वो लोग लंच डेट्स पर आमने सामने मिलते थे। माइक वायंस, जिनके पिता कथित पीड़ित थे, उन्होंने भी इस व्यक्ति से उसकी कहानी पर बात की थी। उसने कोशिश की कि उसके साथ कोई रिश्ता ना बनाए, लेकिन वो जिद पर रही और उसके घर खाना ले आई। एक बार उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना बिना देखरेख के छोड़ दिया। फिर वापस आकर वे खाने लगे और तभी वो बेहोश हो गया। अनुमान है कि उसे लगभग 5 दिन तक उसके ही घर में रोके रखा गया। उसने मुझे बताया कि उसे याद है कि वो थोड़ी देर के लिए जागा था जब उसने उसके मुंह में और गोलियां ठूंस दी थीं। और हम मानते हैं कि उन 5 दिनों तक उसे लगातार नशे की दवाएं दी जाती रहीं। और किसी समय वो सक्षम हुआ, वो जा चुकी थी, वो कोमा से बाहर आ सका और उसने कहीं छुपाई हुई कार की एक अतिरिक्त चाबी ढूंढ ली और उसने अस्पताल जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो बहुत बुरी हालत में था। उसे चिकित्सा उपचार मिला और कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से छुट्टी लेकर चला गया। उसकी बहन को सूचित किया गया और वह उसकी देखभाल करने के लिए लास वेगस आई। ये घोटाला हर रात वेगस के हर कसिनो में होता है। कोई शख्स किसी के ड्रिंक में कुछ मिलाता है, ऊपर जाके उठते हैं तो घड़ी गायब होती है और होटल का बिल बढ़ जाता है। यही होता है। उसने इसे एक बिल्कुल अलग स्तर पे ले गई। ये जिस पीड़ित की सूचना मिली थी सुरक्षित था और आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन उसे बहुत गंभीर आर्थिक और भावनात्मक दर्द झेलना पड़ा। उसने पाया कि उसका आईपैड गायब है, उसका बटुआ गायब है, उसका आईफोन गायब है और उसके बैंक खाते में धोखाधड़ी की गई थी और उसने उसके ई-ट्रेड स्टॉक्स को बेचकर $3.3 मिलियन निकालने की कोशिश की थी। और फिर उसके यूएसए खाते से $65,000 ट्रांसफर कर दिए गए। उसने कहा कि उसने उसके एप्पल अकाउंट से चोरी की कोशिश की जब वो पासवर्ड बदल रही थी। वो उसमें सफल नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है उसने अगले लोगों की मौत पक्की कर दी। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की ताकि ये जमा पूंजी और आमदनी बना सकें, और ये सब आपसे छीन लिया गया, और वो भी बुजुर्गी की उम्र में, जहां आप जानते हैं लोग कमजोर होते हैं। ऐसा होने पर मुझे लगता है कि उनकी भावनात्मक स्थिति काफी गिर जाती है। वो चाहता था कि मैं ये जानूं, आप जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पिता बुद्धिमान नहीं थे, क्योंकि उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कोई संकेत नहीं दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने उसकी आर्थिक स्थिति या ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पूछा। वो आदमी खुद को बेवकूफ महसूस करेगा। वो अपने परिवार को ये स्वीकार नहीं करना चाहता। सच कहूं तो वो खुद से भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से मामलों में यही होता है। इस तरह से ठगे जाने का गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये वही होता है जो किसी आघात के बाद होता है, क्योंकि पीड़ितों को भरोसा नहीं रहता और उन्हें ये समझना पड़ता है कि इससे कैसे उबरना है। और यही एक वजह है कि FBI चाहती है कि हम ये कहानियां साझा करें। ऐसा डर या चिंता है कि शायद और भी पीड़ित है जो बस रिपोर्ट नहीं करना चाहते। आपने पैसे ही नहीं खोए, बल्कि रिपोर्ट करने में भी डर लगता है। क्या मैं सच में अपनी बेटी या पोते पोतियों को बताना चाहूँगा कि मैं डेटिंग वेबसाइट पर गया था और मुझसे मेरी आधी उम्र के किसी ने धोखा किया? इसके साथ शर्मिंदगी जुड़ी है और यही हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, खासकर इस मामले में। अगर आप कुछ जानते हैं और संपर्क करना चाहते हैं तो एपिसोड के अंत में FBI की संपर्क जानकारी मिलेगी। पिछले मामले के करीब 6 महीने बाद लगता है ऑरोरा ने फिर किसी को निशाना बनाया है। उनकी अगली कथित शिकार एक रिटायर्ड व्यक्ति थे जो मेक्सिको सीमा पार रह रहे थे। मेरा नाम रॉबर्ट कुर्बाच है। लोग मुझे पो कहते हैं, लोग मुझे बुबा कहते हैं। हाँ, मुझे बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। तुम क्या कर? मैं स्टेज हैंड हूँ और अब लोकल 16 का सदस्य। मैं इस व्यवसाय में
44 साल से हूँ। मैंने मड्डी वाटर्स, डॉली पार्टन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है और स्टोन्स, U2, गन्स एंड रोजेस और ओजी के साथ टूर पर जाने का मौका मिला। पिंक फ्लॉयड, पॉल मैककार्टनी, जेनेसिस, डेविड बोवी, ये काबिले तारीफ है। जब मैंने लोकल स्टेज यूनियन ज्वाइन की थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थे, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ थे और वो काफ़ी बोल्ड थे और कभी पीछे नहीं हटते थे, लेकिन वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। आप जानते हैं, उन्होंने मुझे इसका एक हिस्सा दिखाया। जिस तरह से उन्होंने मुझे एक सहकर्मी, एक दोस्त और एक, आप जानते हैं, किसी को जिसे उन्होंने मेंटोर किया या मार्गदर्शन दिया। FBI को बो एयरबाकर के बारे में जांच के काफी आगे बढ़ने तक पता नहीं था। हमने उनकी जांच शुरू की और उनके परिवार ने भी 2021 में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने जब उनसे संपर्क किया और लापता होने की रिपोर्ट के बारे में पूछा, वे 1 साल से ज्यादा समय से उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को गोद लिया था। उनका दिल बहुत बड़ा था, जैसा कि उनके परिवार ने बताया। मुझे लगता है कि वे मेक्सिको सिर्फ जीवन शैली और रफ्तार में बदलाव के लिए चले गए थे, क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के उस बेहतरीन दौर का आनंद ले रहे थे, जैसे कि वहां जाकर धूप में रहना। मेक्सिको में प्रवासियों का एक पूरा समुदाय है और वे जानते हैं, वे सेवानिवृत्त इंजीनियर और पेशेवर हैं जो, आप जानते हैं, वे करोड़पति नहीं थे, लेकिन उनके पास अच्छी बचत और अच्छी खासी पेंशन थी, जिससे वे वहां आराम से रह सकते थे और अन्य प्रवासियों के साथ समय बिता सकते थे। लेकिन वे किसी ऑरोरा फेल्प्स जैसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, और इन लोगों में से कुछ के लिए, खैर, वो तो मौत की सजा थी। कथित तौर पर ऑरोरा ने डेटिंग ऐप टिंडर पर बो से संपर्क किया, जहां उसका यूजर नेम सिसी था। वह हार्ड रॉक होटल इसलिए गया था क्योंकि वह एक रेस्टोरेंट है, और डेटिंग ऐप के जरिए ऑरोरा से जान पहचान होने के बाद उससे वही मिलने वाला था। बाकी पीड़ितों की तरह बो के परिवार ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे, जो असामान्य था। परिवार जो अक्सर हालचाल लेता है और उससे कुछ आर्थिक मदद भी पाता है, ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, एक तो वो फिर से संपर्क नहीं कर रहा है, दूसरा जो आर्थिक मदद आमतौर पर आती थी वो भी नहीं आ रही है, और जवाब ना मिलना या कभी कभी ऐसा जवाब मिलना जो उनके अपने जैसा ना लगे, ये सब संदेह पैदा कर देता है। इस मामले में बो के बेटे को जाहिर तौर पर टूटी फूटी अंग्रेजी में एक मैसेज मिलता है, जिसमें बो दावा करता है कि वो इक्वाडोर जा रहा है और उसे ढूंढना बंद कर दें। फिर भी बो के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी रिपोर्ट कैलिफोर्निया में दर्ज हुई, लेकिन वो मेक्सिको में रहता था, इसलिए स्थानीय अधिकारियों के पास करने को कुछ नहीं था। इन लोगों में से किसी एक के अमेरिकी परिवार के लिए मेक्सिको में जांच शुरू करना बहुत मुश्किल है। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग है और वहां सब कुछ बहुत रहस्यमय है और समझना भी मुश्किल है। तो अगर किसी ने गलत लड़की को डेट किया और पैसे में धोखा खा गया, तो उनकी प्राथमिकताओं में इसकी क्या अहमियत होगी? हमें पूरा यकीन था कि वो ऑरोरा से जुड़े किसी अपराध का शिकार हुआ है जब वो लापता हो गया। उसके खाते में लेन देन हुए थे और फिर कुछ खरीदारी भी हुई, जिन्हें हम पक्का कह सकते हैं कि ऑरोरा ने उसके बैंक खातों से की थी। हम बस इन सब बातों को जोड़ पाए। एक रिपोर्ट थी कि किसी ने रॉबर्ट गियरबॉक्स की यूनियन से संपर्क किया था और ऐसा लगता है कि कोई, शायद ऑरोरा, उसकी पेंशन को दूसरी जगह भेजने की कोशिश कर रहा था, और ये जाहिर है उसके खिलाफ लगाए गए दूसरे कथित कृत्यों से भी मेल खाता है। वो बेरहम थी, पत्थर दिल थी। वो पैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, शिकारों के जाने के बाद भी। हम अनुमान लगाते हैं कि उसने सफलतापूर्वक लगभग 3 लाख हासिल किए। उसने 3.5 मिलियन से भी ज्यादा की रकम हासिल करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से उस पर ध्यान दिया गया, लेकिन यह सिर्फ वही है जो हमें पता है। दुर्भाग्य से बो अरबाकर का परिवार अंधेरे में ही रहा, इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि उनके साथ क्या हुआ था।
ये एक तरह की यातना है जब आपको ये ना पता हो कि आपका प्रियजन कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है, क्या ये व्यक्ति जीवित है या मर चुका है। जब आपको अपने किसी खोए हुए प्रियजन के बारे में कोई जवाब या संतोष नहीं मिलता तो आप आगे कैसे बढ़े। जब आप इन पीड़ितों के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आप उनकी परिवारों के लिए लगभग एक जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें मदद के लिए कहां जाना है ये पता ही नहीं था। कुछ लोग सालों से ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रियजन के साथ क्या हुआ। ये बहुत व्यक्तिगत हो गया। जब आप उनके प्रियजनों के साथ हुई घटना की जांच करते हैं तो पीड़ित परिवारों से आपका रिश्ता बन जाता है। ये आपको याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक जांच नहीं है, ये सिर्फ एक अभियोजन नहीं है। यहां असली जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और ये मायने रखता है। एजेंट जैक फ्रैंकलिन के लिए बो एरबाकर का मामला, जिसे FBI विक्टिम 3 कहती है, वो जैक फ्रैंकलिन की नींद उड़ा रहा है। एक रात मैं एक सपना देखकर उठा जिसमें विक्टिम 3 मुझसे कह रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे लगता है सबने मान लिया था कि हमें विक्टिम 3 का शव कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है उसी ने मुझे उम्मीद बनाए रखने में मदद की। यह कुछ और है, हमें खोज जारी रखनी होगी। जांच शुरू होने के करीब 1.5 साल बाद हम उसका शव मेक्सिको के एक मुर्दा घर में ढूंढने में सफल हुए। और यह अविश्वसनीय था क्योंकि मेक्सिको हमेशा अपने सभी शवों को मुर्दा घर में नहीं रखता, और अगर यह उनके लिए एक अनजान व्यक्ति था तो भी हम उसका शव ढूंढ पाए और उसे परिवार को लौटा पाए। यह मेरे लिए और उनके लिए बहुत भावुक पल था क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजन को घर लाने के लिए काफी इंतजार किया था। मुझे विश्वास है कि वो सच में आशावान था, और शायद यही वो चीज थी जिसने उसकी मौत का कारण बना। वही उम्मीद, वही आप जानते हैं, उस तरह की चीजों के आगे झुक जाने की इच्छा, प्यार पाने का मौका, आप जानते हैं। और मेरे लिए ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मुझे माफ कीजिए। बो एरबाकर जैसी दिल तोड़ देने वाली कहानियां उन वजहों में से एक हैं जिनकी वजह से FBI आपसे, हमारे दर्शकों से संपर्क कर रही है, और अधिक कथित पीड़ितों की पहचान करने में कोई भी मदद उनके प्रियजनों को कुछ न्याय दिला सकती है। गीगी एक दिग्गज शख्सियत थे जिन्हें बहुत से लोग प्यार करते थे, और यही सच है, वो वही इंसान थे। लंबे, हैंडसम, अच्छी तरह बोलते थे, अच्छी खुशबू आती थी, आप समझ रहे हैं, पूरा पैकेज था। उन्हें लोगों का मनोरंजन करना आता था, उन्हें खाना बनाना आता था, उन्हें अच्छी वाइन की पहचान थी, आप समझ रहे हैं ना। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अनुभवी थे। मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ। मैनुअल गस, जिन्हें गीगी भी कहा जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने युवा दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय मैं पूरी तरह कंगाल था, कोई पैसा नहीं था और जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। तनख्वाह से तनख्वाह तक भी नहीं जी पा रहा था। वो समय बहुत मुश्किल था। गीगी एक और बुजुर्ग अमेरिकी आदमी है जो मेक्सिको में अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था जब FBI को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वे उसे पीड़ित नंबर 4 कहते हैं। पीड़ित नंबर 4 को भी उन्हीं कनेक्शनों के जरिए पहचाना गया जो हमने बनाए थे, और हम पीड़ित 4 के परिवार से संपर्क करने में सक्षम हुए, जिन्होंने पुष्टि की कि पीड़ित 4 की मई 2022 में मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्हें बस यही लगता था कि उसकी मौत की परिस्थितियों में कुछ गड़बड़ थी। वो भी ग्वाडलाहारा के एक उपनगर में रहता था जिसका नाम अजीजिक है, और ये चापाला शहर के ठीक बगल में है। वो धारा प्रवाह स्पेनिश बोलता था, इसलिए मेक्सिको उसके लिए मुश्किल नहीं था, और वहाँ उसकी अच्छी कम्युनिटी भी थी। वो वहाँ पहले से ही मशहूर था क्योंकि वो बहुत बातें करता और मिलनसार है, इसलिए यह उसके लिए आसान था। वो बहिर्मुखी है, वो ऐसे ही रहता था। वो भी बाकी सभी की तरह एक बुजुर्ग पुरुष था। वो वहाँ एक बिजनेस चला रहा था, मुझे लगता है कि एक फूड ट्रेलर बिजनेस, और फिर अपनी खुद की उबर जैसी सेवा। तो इंस्टाग्राम की दुनिया में सभी को शुभ दोपहर। मैं गीगी यहाँ हूँ।
आपको बता दूं कि आज शुक्रवार है, फ्रेंच फ्राइडे है। अगर आपने मेरी क्रैबी फ्राइज नहीं खाई और लेक चापाला इलाके में रहते हैं तो आज ही मुझे कॉल करें। आप लोगों से बाद में बात करता हूं। उसकी कार जो गायब थी वो राइड शेयर का काम करता था। उसका कुत्ता भी गायब था, उसका फोन भी गायब था। इस पीड़ित ने अपनी बेटी को हमेशा फोन किया करता था। वे हर दिन बात करते थे और फिर अचानक उसे अपने पिता से कोई खबर नहीं मिली। उसने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। उसने मैसेज भी किया लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया। वह चिंतित हो गई और मेक्सिको की पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उसका हालचाल जानने के लिए घर में प्रवेश किया और उसे उसके घर के बाथरूम के फर्श पर मृत पाया। उसकी एक्स ने मुझे इंस्टाग्राम के जरिए बताया। उसने मुझे लंबा संदेश भेजा कि गीगी को मृत पाया गया है। उसे कैसे पता चला मुझे नहीं पता। शायद किसी और या परिवार से सुना हो। मैंने कहा नहीं। तब तक उन्हें कोई खबर नहीं थी। लेनी को दोस्त की मौत का कारण नहीं पता था, लेकिन उसे उसके मैक्सिको के जीवन की कुछ जानकारी थी और लगता है वो वहां एक महिला को डेट कर रहा था। वो कहता है वो मैक्सिकन है और अच्छी अंग्रेजी बोलती है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। वो बहुत आकर्षक है। बातचीत बढ़ने पर उसने बताया कि उसका एक पति है जिसे वो छोड़ रही है। मैंने कहा सुनो, सावधान रहना। और मैंने कहा तुम एक निशाना हो। नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं। FBI को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत संभव है कि ऑरोरा फेल्प्स हो सकती है। सबसे अहम सबूतों में से एक जो हमें मिला वो था अमेरिकन प्रेशियस मेटल्स एक्सचेंज एपमेक्स का एक लेन देन। एक सोने के सिक्के के लिए जिसे ऑरोरा के घर भेजा गया था उसके मृत पाए जाने के बाद। मुझे पता था वो उसे पैसे दे रहा था। मुझे वो याद है। वो मतलब कभी कुछ 100 इधर कभी कुछ 100 उधर मांगती थी और वो उसे नगद पैसे देता था। उसने कभी नहीं बताया कि वो उसके खातों को निशाना बना रही थी। ये मामला एक शिकारी को बिना डर के घूमते हुए दिखाता है। इस महिला के पास कोई ज़मीर नहीं था। वो जो चाहती थी पाने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती थी और जो वो चाहती थी वो था उनका पैसा। लेकिन मुझे पता है कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए काफी पैसा था। मैं नहीं कह रहा कि वो करोड़पति थे, लेकिन उनके पास वहाँ की जिंदगी के लिए काफी पैसा था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि वो वहाँ जा रहे हैं। निशाना बन जाना, कुछ हो जाना। और ठीक ऐसा ही हुआ था। ऐसा लगता है कि ऑरोरा फेल्प्स ने गीगी गस से बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन एक बात सच थी। वो उस वक्त शादीशुदा थी। उनके पति, जिन्हें कोडी फेल्प्स के नाम से जाना जाता था, लास वेगस में रहते थे। FBI के लिए सवाल है वो वास्तव में कितना जानता था। हमारी उसके पति से हुई बातचीत के आधार पर आप जानते हैं वो साधारण थे, अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। आप समझ रहे हैं, महंगे बैग्स जो वो खरीदती थी और वो सारी रकम जो आ रही थी, ये ऐसा है जैसे किसी के सामने ही ऐसा सब कुछ कैसे छुपाया जा सकता है। मेरा मतलब है वो कहते हैं कि उन्होंने उसका यह रूप नहीं देखा, लेकिन उनका रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा था। मुझे लगता है कि बस उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो झगड़ा नहीं करना चाहता था, मामला नहीं बिगाड़ना चाहता था। क्या वो उससे डरता था? क्या वो उसे धमका रही थी? क्या वो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर था? क्या वो खुद को समझा रहा था कि नहीं, वो कुछ गलत नहीं कर रही है? या नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मुझे लगता है मैं बात बढ़ा रही हूं। ये वो इंसान है जो शादी निभा पा रही थी, जिसका पति सोचता था कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसी बीच दोहरी नागरिकता के साथ 2 अलग अलग देशों में रहना और सीमा के दोनों ओर बुजुर्ग असहाय पुरुषों को अपना शिकार बनाना। ऑरोरा अपना अगला कथित पीड़ित बहुत जल्दी ढूंढ लेती है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वो भी उसी तरह का है। वह एक अमेरिकी नागरिक था जो वहां रह रहा था। वह एक कायरोप्रैक्टर है और फिर से एक डेटिंग एप्लीकेशन पर था और उसी डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए ऑरोरा से मिला और वे खाने के लिए मिलने पर सहमत हुए। शायद उसने उसे तब नशा दिया जब वे बाहर खाने गए थे, लेकिन किसी तरह वे वापस उसके घर लौट आए और जब वो आधा बेहोश था तब उसे उसके सभी दस्तावेजों और खातों तक पूरी पहुंच थी। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आती है, लगभग तुरंत ही वो दराजे टटोलने लगती है, मानो अब उसकी अहमियत नहीं रही।
बिल्कुल, उसके वहां होने से चाबियां वही हैं और सब कुछ वही है, तो आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। और फिर वो जाने कहां चला जाता है जब वो सामान खंगालना शुरू करती है। अरोरा की दोस्त के अनुसार आर्कान्सा में रहते हुए अरोरा ने फार्मेसी टेक्नीशियन का काम किया था। उसे दवाइयों जैसे रिलैक्सेंट्स और सिडेटिव्स की थोड़ी जानकारी थी। चूंकि ये दवाइयां लोगों को जगाए रखती हैं, ये कोई सच उगलवाने वाली दवा नहीं है। लेकिन अगर कोई उनसे पूछे तुम्हारा पासवर्ड क्या है, मतलब तुम जो सामान्य पासवर्ड इस्तेमाल करते हो, वे शायद वही बता देंगे, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ और समझ नहीं आता। मेक्सिको में दवाइयां खरीदने के नियम अमेरिका से काफी ढीले हैं। वहां फार्मेसी से आसानी से लगभग कुछ भी लिया जा सकता है, इसलिए उसके लिए वैलियम, ज़ैनेक्स या इससे भी खतरनाक कोई सेडेटिव दवा लेना आसान होगा जिससे किसी को काबू किया जा सके। लेकिन सौभाग्य से यह कथित पीड़ित अपने हमलावर के साथ इस घर में अकेला नहीं था। सौभाग्य से वो अपने काम की जगह पर ही रहता था। उसका व्यवसाय घर से ही चलता है। उसके पास एक हाउसकीपर है जो उसी घर में रहती है। वो सुबह उठती है और घर में एक अजनबी महिला को पाती है और वो बहुत घबरा जाती है। पूछती है, मतलब क्या कर रही हैं? अरोरा बोली, वो नशे में था, इससे उसे जगाने में मदद मिलेगी। और फिर वो उसे मनाती है कि वो उसकी मदद करे, उसे बाथटब में डालने में पूरी तरह से पानी में डुबो देना, ताकि उसे उसके नशे की हालत से जगाया जा सके। स्टाफ वहां पहुंचा, उन्हें बाथरूम में पाया और तुरंत बाथटब से बाहर निकालकर एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया। उसे बस इतना याद है कि किसी समय वह कोमा से उठकर अस्पताल में जागा। पीड़ित का कहना है कि वह बिल्कुल भी शराब नहीं पीता, इसलिए वह नशे में नहीं हो सकता था। यह किसी और चीज का असर रहा होगा। अगर पूरी बात को देखा जाए तो यह कथित पीड़ित जीवित बच गया, ये उसकी किस्मत है। लेकिन उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अरोरा ने $25,000 की ज्वेलरी, नकद और इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लिए। अक्सर ज्यादातर पुरुषों को ये अंदेशा ही नहीं होता कि अगर मैं इस महिला से मिलने जाऊं, वो मुझे नशा दे सकती है, शायद मार भी सकती है और मेरी सारी दौलत चुरा सकती है। आमतौर पर यह उम्मीद नहीं होती कि कोई महिला इस तरह उनका फायदा उठाएगी। लेकिन अब हमें उस आदमी की ओर वापस लौटना होगा जिसे एफबीआई ने पहला कथित शिकार बताया था, जॉन वीन्स। हालांकि बाद में पता चला कि वो अरोरा फेल्प्स का आखिरी ज्ञात शिकार था। उनके बेटे माइक ने अपने पिता के अचानक गायब होने के बाद जो हुआ, उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। पुलिस, आप जानते हैं, लास वेगस में मेरे पापा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और वे आपस में मैसेज कर रहे थे, लेकिन वो साफ तौर पर मेरे पापा नहीं थे। वो महिला उनके होने का नाटक कर रही थी और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वो एक फ्लाइट से घर लौट रहे हैं। एक तय समय और तारीख थी। मुझे लगता है लास वेगस पुलिस एयरपोर्ट पर थी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन पुलिस को जॉन वीन्स का लास वेगस एयरपोर्ट पर फुटेज मिल जाता है, लेकिन वो जाहिर तौर पर मेक्सिको की ओर जा रहे हैं और उनके बेटे माइक को ये बहुत अजीब लगता है। वो वैसे कपड़े में नहीं थे जैसे कोई सफ़र पर जाता है, ठीक है? वो बस पुराने स्वेट्स में थे और उनके पास उनकी ऐनक भी नहीं थी। जब वो प्लेन से उतरे, फुटेज में दिखाया गया कि वो व्हील चेयर में थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो व्हील चेयर में थे। आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें प्लेन से व्हील चेयर में उतारना पड़ा। वो उन्हें व्हील चेयर में बॉर्डर पार कराते हुए तिजुआना एयरपोर्ट तक ले गईं, उस सुरंग के जरिए जो बॉर्डर को पार करती है। अगर आप बारी नजरिए से देखें तो दिखेगा कि एक महिला एक बुजुर्ग को व्हील चेयर में बॉर्डर पार करा रही है। शायद ये इतना अजीब नहीं लगता। मेरा मतलब है, अगर आप उनकी उम्र देखें, हर कोई दोबारा नहीं सोचेगा कि जो दिख रहा है वो शायद एक सज्जन की बेटी है जो उन्हें व्हील चेयर में ले जा रही है। तो इससे देखने वालों को ज्यादा शक नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई कॉल करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि वे मेक्सिको सिटी के एक होटल में चेक इन करना चाहते थे। होटल में चेक इन करने से पहले उनकी आवाज़ बहुत धीमी या भ्रमित सी लग रही थी। उन्हें पता है वे किस होटल में चेक इन किए।
वहीं होटल में उनकी मृत्यु हुई और वे बाथटब में मिले। अपहरण के कुछ ही दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई किसी पीड़ित को नशा दे सकता है, उसे व्हीलचेयर पर बैठा सकता है, उसे व्हीलचेयर में बिठाकर सीमा पार ले जाए? मेरा मतलब है, यह तो बेहद दुस्साहसी है। जानकारी के टुकड़े लगातार आ रहे थे। उन्होंने ये तस्वीर मुर्दा घर में खोज ली और फिर 99% यकीन हो गया कि वही है ना? लेकिन वे डीएनए मिलाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें उसका शव कब्र से निकालना पड़ा। ये तो बस चमत्कार था कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। यह जांचकर्ताओं की बहुत कुशलता थी, पीड़ितों और उनके परिवारों की बहुत बहादुरी थी, सामने आने का साहस था। लेकिन कभी कभी आपको इन सब के साथ थोड़ी सी किस्मत की भी जरूरत होती है, और इस मामले में ऐसा ही हुआ। जॉन वीन्स अरोरा के संदिग्ध पीड़ितों में आखिरी था, लेकिन फिर भी यह पहला मामला था जिसके बारे में एफबीआई को पता चला था। जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, लास वेगस की पुलिस अरोरा को पकड़ लेती है, लेकिन अलग आरोप में, जो उसके अरकांसस में रहने के समय का है। ये मेरी में पॉटी कर रहा है। हाथ में? ठीक है भाई। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? नहीं। कोई सुई, ब्लेड? नहीं। ऐसी कोई चीज? भाई कृपया बैठ जाइए। अब मुख्यालय से होके जा रहे हैं। ये अरोरा फेल्प्स हैं, जिन्हें आखिरकार लास वेगस मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है, ना कि एफबीआई द्वारा। हम एक महिला को हिरासत में मुख्यालय ले जा रहे हैं। आपका हाथ दर्द कर रहा है। ये हिस्सा। कुछ दिन हो गए हैं। उसे अरकांसस के वारंट पर गिरफ्तार किया गया, इसलिए उसे जज से मिलने अरकांसस भेजना जरूरी था। जब वो वहां थी, उसने एक जज से मुलाकात की और बताया कि उसे रिहा क्यों किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि उस पर धोखाधड़ी के आरोप थे। उस पे हत्या का आरोप या ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे हिरासत में रखा जाए। वो अरकांसस की जेल से बाहर आई, बस पकड़ी और लास वेगस आ गई। और वो असल में उसके एक दिन बाद ही मेक्सिको चली गई, फ्लाइट ली, और हमें सूचना मिली कि वह वहां पहुंच गई थी। और हमने मेक्सिको में लीगल अटैचे के साथ समन्वय किया, जिन्होंने स्थानीय अधिकारियों से समन्वय में हमारी मदद की, ताकि हम उसे उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर सकें। जलिस्को राज्य में, मेक्सिको। आरोप लूट का था, लेकिन यह हमारे जांच से संबंधित था। मेक्सिको में उसकी गिरफ्तारी से वे उसे सड़कों से हटा सकते हैं और बाकी लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आरोपी के प्रक्रियात्मक अधिकार अभी लागू नहीं हुए थे। वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनके पास सब कुछ व्यवस्थित हो और सब कुछ ठीक ठाक हो, इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं। अरोरा पर 13 सितंबर 2023 को संघीय स्तर पर आरोप तय किए गए थे। उस पर कुल 21 आरोप लगाए गए और उस अभियोग में उस पर वायर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, डाक धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड, पहचान की चोरी और अपहरण के 2 आरोप, जिनमें से एक ऐसा अपहरण है जिसके परिणाम स्वरूप मौत हुई। एफबीआई ने बिना किसी शक के सितंबर 2023 में शुरुआती आरोप पत्र के बाद भी अरोरा की जांच जारी रखी और जानकारी इकट्ठा की। तो काफी समय बीतता है और वे गहराई से जांच कर रहे हैं। वे स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ अरोरा फेल्प्स पर आपराधिक आरोपों की घोषणा करने आए हैं। आज जिन आरोपों को सार्वजनिक किया जा रहा है वे उन अपराधों से संबंधित हैं जो फेल्प्स पर 4 पुरुष पीड़ितों के खिलाफ किए जाने का आरोप है। फरवरी 2025 तक एफबीआई को संभावित अन्य पीड़ितों के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल चुकी है
वे समझते हैं, हे भगवान, इस महिला ने अपराधों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला को अंजाम दिया है। अगर हमें अभी तक इतने सारे पीड़ित मिल चुके हैं तो कौन जानता है कि और कितने अन्य पीड़ित हो सकते हैं। उस समय ये फैसला किया जाता है कि कुछ असामान्य किया जाए, और वो है अभियोग को सार्वजनिक करना, ताकि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, इसे सार्वजनिक कर सकें और देख सकें कि क्या वे अन्य अपराधों और अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इस बीच औरोरा फेल्प्स मैक्सिको में रॉबर्ट बो एरबाकर की मौत से जुड़े आरोपों में कैद है। औरोरा फेल्प्स को रॉबर्ट एरबाक मामले में मुकदमे के बाद मैक्सिको में 37 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। मेरी समझ में औरोरा जलिस्को मैक्सिको में अन्य कार्रवाइयों का भी सामना कर रही है, उन अन्य अपराधों के संबंध में जो उसने वहां किए थे। FBI ने पुष्टि की है कि जब कार्यवाहियां पूरी हो जाएंगी तो औरोरा को प्रत्यर्पित किया जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है कि प्रत्यर्पण होने से पहले औरोरा के खिलाफ कार्यवाहियां कितनी व्यापक होंगी। प्रत्यर्पण के बाद वह संघीय अभियोग में लगे नेवादा जिले के धोखाधड़ी और अपहरण के 21 आरोपों का सामना करेगी, जिसमें उसे अमेरिका में उम्र कैद हो सकती है। उम्मीद है कि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगी। रोमांस ठगी समय की शुरुआत से चल रही है। ये कहानियां बाइबल जितनी पुरानी है, लेकिन औरोरा फेल्प्स इसे एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। ये मामला कुछ अलग कारणों से उल्लेखनीय है। एक, वो इतने लंबे समय तक ये सब करके भी बचती रही। दूसरा, ये तथ्य कि वो इन पुरुषों का इस स्तर तक शोषण करने में सक्षम थी। और बस उसका दुस्साहसी स्वभाव, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो चाहती है उसे पाने के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। वो एक नशेड़ी थी और उसे शिकार करने की लत थी। शिकार का रोमांच शायद उससे भी ज्यादा जो उसे शिकार से मिल रहा था, और ये वाकई डरावना है। इसी वजह से FBI ने हमसे ये कहानी बताने को कहा है, और इसी वजह से वे आपसे उनकी मदद करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये आपको किसी अपने के अनुभव जैसा लगता है या आपने खुद ऐसा कुछ झेला है तो कृपया वो जानकारी लेकर FBI को कॉल करें। हम आपसे बात करना चाहेंगे। और कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, इसका मुख्य समय काल लगभग 2019 से 2022 के बीच होना चाहिए। क्या उनके बैंक खातों में धोखाधड़ी हुई थी? क्या ऐसी खरीदारी हुई थी जो आपके अपने ने कभी नहीं की होती? ऐसे उत्पाद जो उन्हें कभी पसंद नहीं आते, जैसे डियोर और चैनल और अन्य चीजें? कुछ परिजनों ने देखा कि सामान लास वेगस भेजा जा रहा है, जबकि उनका लास वेगस में कोई पता नहीं है। यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है। अरे, मेरे प्रियजन के शरीर में ड्रग्स मिले, लेकिन मुझे पता है कि वो ड्रग्स नहीं लेते, या वो इतने नशे में थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो शराब तक नहीं पीते। अगर आप कुछ अजीब देख रहे हैं और आपको अंदर से कुछ गड़बड़ लग रही है तो आपको शायद कॉल करके रिपोर्ट कर देनी चाहिए। जनता हमारी आंखें और कान है, और हम जनता के सहयोग के बिना अपना काम नहीं कर सकते। अगर आपको औरोरा फेल्प्स या जांच की कोई जानकारी हो तो कृपया संपर्क करें। मैं कहूंगा कि औरोरा फेल्प्स का मामला निश्चित रूप से उन मामलों में से एक है जो मेरे पूरे करियर में सबसे अलग है, और मुझे लगता है कि हर कोई जिसने इसमें किसी न किसी तरह से हिस्सा लिया उसके लिए इसे भूलना मुश्किल है। लेकिन यह भी उन मामलों में से एक है जिसका हिस्सा बनने पर आपको खुशी होती है। मैं इन सभी परिवारों और पीड़ितों के बहुत करीब आ गया हूं और उनकी उदासी में भी शामिल हूं, और इसी वजह से सच कहूं तो आप उनसे प्यार करने लगते हैं। आप उन्हें अपने जैसे इंसान की तरह चाहने लगते हैं। ये वाकई अद्भुत है कि FBI ने इतना शानदार काम किया और उसे घर वापस ले आई। यही जगह है जहाँ हम मछली पकड़ते थे। वो काफ़ी अच्छा मछुआरा है। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ हमने मेरे पिताजी को अंतिम विदाई दी थी। और आप जानते हैं, कुछ फूल बिखेरे, कुछ प्रार्थनाएं की और उन्हें समुद्र में अंतिम विदाई दी, जैसा कि उन्होंने चाहा था।